जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है गलती। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सुनिए, कई दिनों से कह रही हूँ बगल वाली दुकान से मेरे लिए एक फूल झाड़ू ला दीजिए। पहले वाला झाड़ू छोटा हो गया है। अब झुककर साफ सफाई करने में कमर में दर्द होता है। और हाँ, जाले साफ करने के लिए जो लंबी लकड़ी वाला झाड़ू आता है वो भी ला दीजिएगा। नुक्कड़ पर मर्दों की भीड़ इकट्ठा रहती है तो मुझे वहां जाना अच्छा नहीं लगता। बस इतनी मदद कर दीजिए। दीपा अपने पति संजय से कहती है। संजय बोले, कई बार तुमसे बोला हूँ कि कम से कम झाड़ू पोछा के लिए एक काम वाली लगा लो, पर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। आए दिन कोई ना कोई घर में मेहमान आते रहते हैं, फिर सब काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। पैसों का क्या है, वो तो किसी महीने ज्यादा और किसी महीने कम आते जाते रहते हैं। अब थोड़ा आराम अपने शरीर को दिया करो। घर के काम कम नहीं होते हैं, पर तुम औरतों को खुद पर दया भी नहीं आती। अब तुम ही बताओ, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद क्या करूं? कहो तो झाड़ू भी लगा दूं। दीपा बोली, ना बाबा ना, पाप लगाओगे क्या? और जरा धीरे बोलो, अगर मम्मी जी ने सुन लिया तो मेरी क्लास ले लेंगी। और आप ये देखो, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है काम वाली कम पैसे लेती है? अरे झाड़ू पोछा बर्तन के लिए भी 3 से 4 हजार लेती है। संजय बोले, 4 हजार बचाकर क्या कर लोगी? कहीं 4 हजार बचाने के चक्कर में दवाइयों में 40 हजार ना खर्च हो जाए। दीपा बोली, शुभ शुभ बोलिए। उतने पैसे बचाकर मैं क्यों ना बबलू को ट्यूशन लगा दूं। वैसे भी घर का काम करने में मेरा भी व्यायाम हो जाता है। बस आप झाड़ू ला देना। इतना कहकर दीपा रसोई की तरफ चली गई। अगले दिन कोचिंग सेंटर जाने से पहले संजय दीपा के लिए दोनों झाड़ू लाया। तभी उसकी सास सरला जी बोली, अरे संजय, झाड़ू तो घर में है, फिर नया झाड़ू लाने की क्या जरूरत है? वैसे भी झाड़ू हम दिवाली के समय लाते हैं। अब तुम्हारे घर में ना तो इतनी गंदगी होती है और ना ही इतने पैसे हैं कि साल में एक झाड़ू खत्म हो जाता है। संजय कुछ कहता उससे पहले दीपा बोली, ले आए, बहुत अच्छा किया। बबलू स्कूल चला जाएगा, फिर आज घर की अच्छे से सफाई करूंगी। सरला जी बोली, बहू, भगवान ने तुम्हें तार जैसा लंबा तो किया नहीं है, फिर थोड़ा झुककर झाड़ू लगा लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ाकर कमाई करता है और तुमसे झाड़ू में खर्च कर रही हो। दीपा कुछ कहती उससे पहले संजय बोला, माँ आप भी हद करती हैं। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे झाड़ू नहीं, उसने मुझसे हार मंगवाया है। चलो दीपा, मुझे नाश्ता दे दो वरना मैं लेट हो जाऊंगा। इतना कहकर उसने बात को वहीं खत्म कर दिया। संजय और बबलू के जाने के बाद पहले दीपा ने नए झाड़ू को सड़क के किनारे अच्छे से झाड़ा ताकि उसका भूसा निकल जाए, वरना घर में हर जगह नए झाड़ू का भूसा ही भूसा दिखता। फिर अच्छे से दीपा ने साफ सफाई की। फिर झाड़ू को घर के एक कोने में रख दिया। सारा काम हो गया तो दीपा पंखे के नीचे बैठकर अपने आंचल से पसीना पोंछ रही थी। तभी सरला जी आई और बोली, बहू, अब ये झाड़ू कम से कम दिवाली तक चलाना। दिवाली से पहले नया झाड़ू नहीं खरीदना। झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे कहाँ रखा तुमने झाड़ू? दीपा बोली, मम्मी जी, झाड़ू को तो मैंने दरवाजे के पीछे रख दिया है। और अगर झाड़ू टूट जाए तो क्या उसे दिवाली से पहले नहीं ले सकते? अरे जरूरी है लक्ष्मी जी को दिवाली में ही बुलाना। उससे पहले भी तो वो हमारे घर आ सकती हैं। इतना कहकर वो मुस्कुराकर अपने कमरे में नहाने चली गई। समय के साथ साथ सरला जी और दीपा की नोकझोंक और टोका टाकी चलती रही। संजय अच्छे मेधावी छात्र थे, परंतु सरकारी नौकरी ना मिलने के कारण उसने एक कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ाने का काम लिया। अब उसी से घर बार चलता था। दीपा कुछ करती नहीं, परंतु अपने तरीके से वो पति की पूरी मदद करने की कोशिश करती थी। समय बीता। एक रोज सरला जी ने कहा, बेटा संजय, इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है तो मैं सोच रही हूँ अमिता बेटी को यहाँ बुला लेती हूँ। संजय बोले, माँ, पर वो तो हर साल भाई दूज पर आती है और गर्मी तो इस साल हर जगह पड़ रही है। यहाँ कौन सी बर्फ गिर रही है? सरला जी बोली,
अपनी पत्नी के लिए अगर कुछ करना रहे तब तो तुम्हारा मुंह नहीं बनता। बहन को 1 महीने के लिए बुला के आ रही हूँ, तुम्हारे पसीने छूटने लगे। संजय बोला, माँ आप जानती हैं हमारे घर में कोई काम वाली नहीं लगी हुई है और गर्मी इतनी प्रचंड पड़ रही है कि घर का काम करना दीपा के लिए भारी पड़ रहा है। ऊपर से आप मेहमानों को बुलाना चाहती हैं। 2 ही कमरे में एसी लगा है। अब आप बताइए सब इंतजाम कैसे होगा। तभी दीपा आई और धीरे से बोली, जब मम्मी जी का मन है तो बुलाने दीजिए, हम सब मिलजुल कर काम कर लेंगे। और जहाँ तक गर्मी की बात है, ये तो कम नहीं होने वाली। आप अपना दिमाग ठंडा रखिए और जाइए काम पर। इतना कहकर दीपा ने संजय को विदा किया। संजय के जाते ही सरला जी बोली, संजय के सामने तो बहुत जोर देकर तुम बोली कि सब मिलजुल कर काम कर लेंगे। अब क्या अपनी ननद से झाड़ू पोछा करवाओगी? बेटी घर की मेहमान भगवान समान होती है, पता है कि नहीं? दीपा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी घर का काम मैं अपनी मर्जी से करती हूँ और बेटी भगवान समान होती है और झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है, तो एक बहू का स्थान कहाँ होता है? घर के कोने में। और आप ही तो कहती हैं ये घर अमिता जीजी का भी है, तो अपने घर में छोटे मोटे काम करने में कैसी शर्म? क्या ननद बस नेग लेने के लिए होती है? भाभी की कुछ मदद कर देगी तो ओहदा कम नहीं हो जाएगा, बल्कि प्यार और सम्मान दोनों बढ़ जाएगा। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी ननद को कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वो दूसरे काम करने चली गई। लगभग 2 हफ्ते बाद आखिरकार सरला जी ने अपनी बेटी को बुलवा ही लिया। आते ही अमिता बोली, हाय हाय मम्मी, आपने तो कहा था यहाँ अच्छा लगेगा, कितनी गर्मी है। आप लोगों ने हॉल में एसी क्यों नहीं लगवाया? और मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मैं तो कमरे में बैठूंगी। भाभी शरबत पानी जो कुछ भी है वही ले आओ। इतना कहते हुए वो माँ का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई। 2-3 दिन तक अमिता कमरे से ही बैठी बैठी अपनी फरमाइश करती। बस सुबह के 8 से 10 बजे तक वो कमरे से बाहर नाश्ता करने के लिए निकलती। जैसे ही धूप तेज होती वो अपने कमरे में चली जाती। 2 दिन बाद अमिता के बेटे का जन्मदिन था। दीपा ने सोचा घर के लोग रहेंगे तो कुछ अच्छा बनाती हूँ, पर ये क्या, अमिता और सरला जी ने अपने आसपास के रिश्तेदारों को न्योता दे दिया। ये देखकर संजय बहुत नाराज हुआ। माँ बहन के सामने बोला, तुम लोग देख रही हो गर्मी कितनी पड़ रही है, पूरे दिन तुम दोनों कमरे में रहती हो, दीपा को एक पल आराम नहीं मिलता है। यहाँ तक कि रात में भी तुम सब बच्चों को हमारे कमरे में भेज देती हो। मुझे और दीपा को नीचे गद्दे बिछाकर सोना पड़ता है। माँ, आप क्या बच्चों को अपने कमरे में नहीं सुला सकती? बच्चों के लिए नीचे गद्दा बिछा दीजिए, क्या दिक्कत है? हमारे कमरे में बबलू भी रहता है। अमिता बोली, भैया मैं अपने बेटे का जन्मदिन मना रही हूँ, तो आपको दिक्कत क्या है? चिंता मत कीजिए, आपका खर्च नहीं होगा और ये घर मेरा भी है, ये मत भूलिए। संजय हंसकर बोला, आजकल की बेटियां अधिकार लेने के लिए लाइन में सबसे पहले खड़ी हो जाती है, पर जिम्मेदारियों के समय दूर दूर तक नजर नहीं आती है। ठीक है, जब घर तुम्हारा है और तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है तो व्यवस्था भी तुम ही करो, हम लोग एक कोने में रहेंगे, फिर तो ठीक है। संजय अपने कमरे में चला गया। दीपा उसके पीछे पीछे गई। दीपा ने संजय को समझाया, कुछ रोज की बात है, क्यों रिश्ते खराब करते हैं, मैं कर लूंगी। संजय बोला, कर लूंगी, क्या और कितना कर लोगी? मुझे अपनी बहन पर नहीं, अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा है। अपनी बेटी का पसीना दिख रहा है, पर बहू पसीने से लथपथ है, वो नहीं दिख रहा है। करो जो करना है, बाद में जब कमर का दर्द बढ़ेगा तो मेरे पास रोने मत आना। इतना कह घर से बाहर चला गया। सभी रिश्तेदार आए। दीपा ने रोटी, चावल, सलाद और चटनी सब घर में बनाया और सब्जी बाहर से मंगवा ली। एक बार भी ननद नहीं कह पाई कि आप पैसे खर्च मत कीजिए, मैं मंगवा लेती हूँ। आखिर दीपा अकेली क्या कुछ करती। जब केक काटने की बारी आई, सब वहां थे। किसी ने दीपा को एक बार नहीं कहा कि आप भी आ जाओ।
सब फोटो खिंचवा रहे थे। दीपा भी सबके साथ थी। कैमरामैन बोला, एक साथ इतने लोग नहीं आ पाएंगे। सरला जी झट से बोली, बहू पहले हमें फोटो खिंचवाने दो, तुम बाद में खिंचवा लेना। दीपा बेचारी एक कोने में जाकर खड़ी हो गई, जैसे झाड़ू की सही जगह घर के कोने में होती है। दीपा की आंखों की नमी और कोई नहीं देख पाया, लेकिन संजय ने महसूस कर लिया। संजय ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो बाहर ठंडी हवा चल रही है, हम घूम कर आते हैं। दीपा बोली, अभी इतने सारे लोग हैं। संजय बोला, किसी को हमारी नहीं पड़ी है, सब अपने में मस्त हैं, चलो चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों बाहर टहलने चले गए। दीपा उन बातों को भूल गई। 3 दिन बाद सारे फोटो बनकर आए। अमिता दीपा पर कटाक्ष करते हुए बोली, भाभी एक भी फोटो में आप मुस्कुरा नहीं रही हैं और ना ही दिख रही हैं, कहाँ चली गई थी? लग रहा है आपको कोई खुशी ही नहीं थी। दीपा चुप थी। संजय वहीं बैठा था। संजय बोला, बड़ी जल्दी तुम्हें अपनी भाभी की याद आ गई। उस रोज तो जब तक खाना बनाना और खिलाना था तुम भाभी को ढूंढ रही थी। उसके बाद तुम्हें अपनी भाभी की एक बार चिंता नहीं हुई कि सबके साथ उसे भी पूछ ले। एक बात कहूं अमिता, अगर यही स्वभाव रहा तो वो समय दूर नहीं जब ससुराल में तुम भी एक कोने में पाई जाओगी। सरला जी बोली, ये कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। संजय बोला, माँ जितनी बेटी के लिए सोचती हो कभी बहू के लिए भी सोच लिया करो। बहू भी तुम्हारी घर की लक्ष्मी है, कोई झाड़ू नहीं कि मतलब निकल जाने के बाद एक कोने में रख दिया। अरे लोग झाड़ू को भी घर के कोने में खड़ा नहीं रखते, पर आपने तो अपनी बहू को अपने परिवार से एक कोने में कर दिया। याद रखिएगा, जब जरूरत होगी तो यही काम आएगी। पर मुझे अपनी पत्नी की चिंता है। 2 दिन बाद दीपा की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो उसे आराम की जरूरत है। अब सारा भार सरला जी पर आ गया। अगले ही दिन अमिता बोली, माँ मुझे यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। सरला जी बोली, अमिता तू तो बहुत मतलबी निकली। अब तक बहू इतनी गर्मी में भी सब कुछ करती आई, अब उसे जरूरत है तो तुम भाग रही हो। सही कहता है संजय, घर की लक्ष्मी बेटी नहीं बहू होती है, और उसकी जगह झाड़ू की तरह घर के कोने में नहीं बल्कि हमारे दिल में होती है। जाओ और अपना घर संभालो। अब तुम बस भाई दूज पर ही आया करो, क्योंकि मेरी बहू अब सबके नखरे नहीं उठा सकती। शाम तक अमिता वापस घर चली गई। जैसे तैसे सरला जी ने सबके लिए कुछ खाने के लिए बनाया। उस रोज सरला जी को एहसास हुआ कि इतनी गर्मी में भी बेचारी दीपा सबके लिए क्या कुछ नहीं करती थी, पर चेहरे पर परेशानी तक नहीं आने देती थी। वो दीपा के पास बैठी और उसके सर पर तेल लगाते हुए बोली, बहू मैं तुमसे भी बहुत नाराज हूँ। अरे तुम्हारा भी शरीर है, वो भी थकता है, पर तुम हो कि उसकी बात सुनती ही नहीं हो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी जैसी सास बहू को लक्ष्मी बनाकर हम घर तो ले आती, परंतु मन में जगह न देकर झाड़ू की भांति घर के एक कोने में रखती हैं। तभी तो कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने बुढ़ापे के बुरे वक्त को न्योता देते हैं। सरला जी की बातें सुनकर दीपा की आंखें भर आई और वो सरला जी से लिपटकर फूट फूट कर रोई। सरला जी बोली, बहू अब तुम बहू नहीं बल्कि इस घर की लक्ष्मी और बेटी हो, तो अब अपने आंसू पोंछ लो। अब ये माँ तुम्हें कभी रोने नहीं देगी। संजय ने भी चैन की सांस ली और बोला, चलो अच्छा हुआ, अमिता के बुरे बर्ताव के कारण कम से कम माँ की आंखें तो खुल गई। अब उन्हें लक्ष्मी और झाड़ू के बीच का भेद पता चला। अंत भला तो सब भला। संजय के इतना कहते ही सब हंसने लगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।